छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 में तीसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 10 सरल कराएंगे, जिसमें अपना क्वेश्चन है उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक की प्रकृति कैसी है? असंक्षारक होती है। इस का हमें उत्तर देखना है। आप देखिए, प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील यानी है, अब इससे कोई अभिक्रिया ये नहीं करता है किसी भी धातु से, पदार्थ जल और वायु से। प्लास्टिक अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये अभिक्रिया जल से अभिक्रिया नहीं करता है और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए कैसा ये अनअभिक्रियाशील, यानी जो अभिक्रिया न करता हो, कोई भी प्रभाव जल और वायु के साथ नहीं दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? अनअभिक्रियाशील पदार्थ कहलाता है। यह जल से और वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक अम्लों के साथ, प्लास्टिक ये जो अपना प्लास्टिक है ना, थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ये अम्लों के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करते। ये जल और वायु से ही नहीं बल्कि अम्लीय पदार्थों के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। जबकि जो धातुएं हैं, आपका लोहा है, आपका सिल्वर है, एल्यूमिनियम जिसे कहते हैं, और तांबा है, ये सभी अम्लीय पदार्थों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अगला है, इससे उसका आसानी से संक्षारण नहीं होता है। संक्षारण यानी उनका क्षरण, संक्षारण क्षरण, उनका अपघटन, क्षरण अपघटन, अपघटन, ये क्या है? क्षरण अपघटन, ये संक्षारण है, यानी इसका कोई संक्षारण नहीं होता है, कोई नुकसान हानि नहीं होती, ये गलते नहीं हैं, इनसे अपघटित नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की जो प्रकृति है वह असंक्षारक होती है। प्लास्टिक की प्रकृति कैसे असंक्षारक होती है? क्योंकि यह जल और वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं और इसका ये अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे इनका संक्षारण नहीं होता है। आपने जैसे लोहे का है, लोहे का टुकड़ा लेकर के उसको हम बाहर खुले में रख देते हैं तो यह जलवाष्प और वायु से अभिक्रिया करके उस पर एक पदार्थ बनता है जिसे जंग कहते हैं, रेड ऑक्साइड क्या होता है? ये लाल रंग का होता है। आयरन ऑक्साइड क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड होता है और ये भूरे रंग का हो जाता है और हमारे लोहा होता है उसकी चमक खत्म कर देता है। तो ये क्या है? ये नया पदार्थ बनेगा, यानी उसका संक्षारण होगा। वो थोड़ी थोड़ी परत उसके लोहे के टुकड़े से टूट टूट करके अलग होने लग जाती है, एक अलग परत बन जाती है, फिर वो उतर करके लोहे से अलग हो जाती है। इस प्रकार संक्षारण होता है, यानी अपघटित होने लग जाती है। जबकि जो प्लास्टिक है ये संक्षारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन अपना 11वां, क्या दांत साफ करने के ब्रश और हैंडल, दांत साफ करने के ब्रश और हैंडल, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए या अलग अलग के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो अपना इसका उत्तर होगा नहीं में। किसमें होगा? नहीं में होगा कि हमें इन चीज़ों को एक ही पदार्थ से नहीं बनानी चाहिए। तो उत्तर कहाँ से होगा? नहीं, इसका नहीं कारण होगा। दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और दूसरा सूक, हैंडल और सूक, दांत साफ करने के ब्रश के जो हैंडल हैं, हैंडल है जो हत्था, हैंडल क्या है? हत्था, जिसे हम पकड़ते हैं, जिसे कहते हैं हम, ये हैंडल यानी कि हत्था, हत्था।
जिसे हम पकड़ते हैं, यत्ता कहलाता है। पकड़ने का जो होता है उसे क्या बोलेंगे हम, हैंडल या हत्था। और सूक, सूक होते हैं ब्रिस्टल, जो नरम तंतु होते हैं, क्या होते हैं ये, तंतु, जो हमारे दांतों को साफ करते हैं, वो क्या है ये, तंतु। सूक एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों पदार्थों को कार्य भी अलग अलग है, नहीं बनाने का मतलब दोनों के काम भी अलग अलग है। हैंडल है वो पकड़ने का कार्य करता है, और जो सूक होते हैं, पिस्टल तंतु होते हैं, वो हमारे दांतों को घसने का, रगड़ने का कार्य करते हैं। तो हैंडल तो कैसा, कठोर होना चाहिए, और जो सूक हैं, जो ब्रिस्टल हैं, तंतु है, वो कैसे होने चाहिए, नरम होने चाहिए। नरम नहीं होंगे तो कठोर नरम की बजाय यदि कठोर से कहते हैं हमारे मसूड़े छिल जाएंगे, उससे तो हमें नुकसान होगा। इसलिए कहते हैं कि एक पदार्थ के नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ का बना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके में जो कठोर पदार्थ से बना होगा तो ये सीधा भी रहेगा और हमें पकड़ने में आसानी रहेगी, और जिस शेप में हम रखना चाहते हैं उसी में रहेगा। यदि ये नरम होगा तो हम किधर पकड़ेंगे और ये मुड़ तोड़ जाता है, यानी उसकी आकृति सही होगी। इसलिए किसी सख्त यानी कठोर पदार्थ का बना होना चाहिए, ताकि ब्रश को पकड़ना आसान हो सके। क्या हो सके, हम ब्रश को आसानी से पकड़ सकें, क्या ब्रश को आसानी से पकड़ सकें। और दूसरा, इसके विपरीत ब्रश के सूक मजबूत एवं लचीले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। और लचीले बने होने के कारण हमारे दांतों के अंदर ये जो बीच में छिद्र होते हैं, इनके अंदर तक जा सकते हैं, और हमारे मसूड़े उसे छिलते नहीं हैं। नरम होने के कारण मसूड़े, लचीले होने के कारण मसूड़े नहीं छिलेंगे। यानी कि मजबूत और लचीले रेशे से बने होने चाहिए। सूक भी कठोर पदार्थ के बने होने चाहिए, बने होंगे। सूक यानी जो आपकी बिस्टरी तो तंतु है, ये कहने कठोर पदार्थ के बने होंगे, तो ये हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसानदायक होगा। हमारे जो दांत होते हैं और मसूड़े हैं, इन दोनों के लिए क्या होगा, नुकसानदायक यानी हानिकारक होगा। ये नुकसान क्या होगा, ये हमारी मसूड़ों को छील देंगे और उनसे रक्त बहने लग जाएंगे, घाव हो जाएंगे, तो ये नुकसानदायक होते हैं। इसलिए नरम क्यों होने चाहिए, नुकसानदायक होगा। इसलिए ब्रश के सूक या तंतु है नाइलोन, ये गलत लिखा गया, नाइलोन क्यों होना चाहिए, नाइलोन ये गलत लिखा गया, नाइलोन, नाइलोन किसके होना चाहिए, नाइलोन रेशे के बने होने चाहिए। किसके होना चाहिए, नाइलोन, नायलॉन के रेशे से, तथा हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। प्लास्टिक मजबूत कठोर होता है, सख्त होता है, जबकि नायलॉन के रेशे हैं ये नरम होते हैं। तो इस प्रकार दोनों के कार्य अलग अलग हैं, और दोनों के कार्य अलग अलग होने के कारण हमें ये एक पदार्थ की बजाय हमें इनको दो पदार्थों, एक नरम से एक सख्त, दो प्रकार के प्रकृति वाले पदार्थों को बनाना चाहिए। तो अपना ये 11वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला 12वां प्रश्न है, जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। क्या बताया है, जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। इस कथन पर सलाह दीजिए। इसमें हमें क्या करें, हमें समझना है कि ये सही है या गलत है। तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक कैसा होता है, प्रबल मजबूत होता है। प्लास्टिक पहले तो हल्का, इसमें वजन कम होता है। आप एक 10 फुट का लोहे का पाइप लें हम, और एक 10 फुट का प्लास्टिक का पाइप लें, तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक का पाइप बहुत हल्का होता है। तो ये कहता है प्लास्टिक हल्का है। लोहे की कुर्सी, एक लकड़ी की कुर्सी लें और एक प्लास्टिक की कुर्सी लें, तो कौन सी कुर्सी हल्की होती है, प्लास्टिक कुर्सी हल्की होती है। दूसरा, ये प्रबल होता है, यानी मजबूत होता है प्लास्टिक। दूसरा, चिरस्थायी यानी लंबे समय तक स्थित रहने वाला, स्थायी रहने वाला होता है। ये इसका अपघटन बहुत वर्षों में जाकर के होता है, चिरस्थायी है। अनअभिक्रियाशील यानी यह जल, वायु और अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे कहते हैं अनअभिक्रियाशील है। तथा बहुत ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है।
ये इसके गुण हैं। इस कारण हम इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक करते हैं। इसमें से विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो पाता है। बिजली के तारों के ऊपर आवरण चढ़ाने में, आपके रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में इनका उपयोग होता है। इसलिए यह बहुत उपयोगी, इसलिए क्या चाहिए, बहुत ही हमारे उपयोगी है। लेकिन प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। कैसा ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। यह जल्दी से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता है। कैसा ये जैव अनिम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ की हमने परिभाषा पढ़ी थी। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अर्थात जीवाणुओं द्वारा, किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जो प्राकृतिक तो प्लास्टिक है वो कैसा ये है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला दूसरा इसके बाद आ रहा है, यह प्लास्टिक है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, होता है ना अभी, जैव अनिम्नीकरण वाला, यह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से विघटित नहीं होता है, यानी ये जीवाणु द्वारा विघटित नहीं होता है। और इसको जलाने पर, जब हम इसको जलाते हैं तो ये क्या करता है, विषैली गैस उत्पन्न करता है। इसको जलाने पर यह विषैली गैस उत्पन्न करता है। कौन करता है, प्लास्टिक। यदि हम इसको जलाएं तो ये विषैली गैस उत्पन्न करता है, जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। वायुमंडल में ये जो विषैली गैस आती है तो क्या है, हमारा वायुमंडल इससे प्रदूषित हो जाता है। वायुमंडल का प्रदूषित होने से जो हमारा पर्यावरण दूषित होता है और हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा, इसके द्वारा जो आवारा पशु होते हैं वे खाद्य पदार्थों को खाने के प्रक्रम में, हम कभी कभी अपने घरों से निकलने वाले फल सब्जियों के छिलके हैं वह क्या करते हैं, अपने घर से बाहर डाल देते हैं। और उनको किस में डालते हैं, आप पॉलीथीन की थैली में, घर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं पॉलीथीन की थैली में लिया और उसमें डाल भर करके और घर से बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो आवारा पशु है जो विचरण करने वाले हैं, वैसे ही पालतू के अलावा कुछ गाय भैंसे भी हैं, गाय भी हैं, और जो भी जंतु हैं ये उन फल सब्जियों के छिलके खाने के साथ साथ क्या करते हैं, ये उन फल सब्जियों के छिलके के साथ साथ पॉलीथीन को भी खा जाते हैं। और ये पॉलीथीन उन पशुओं के कंठ में जा कर के और एक अवरोध अस्तर बनाती हैं, जिससे उनका कंठरोध हो जाता है, कंठ गला रुक जाता है और श्वसन तंत्र प्रभावित गला रुक जाता है। दूसरा, ये आमाशय में एक अस्तर का निर्माण करते हैं और उनसे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो था इसमें कभी कभी फल सब्जियों के छिलकों के साथ, फल सब्जी के छिलके होते हैं उनके साथ साथ पॉलीथीन की थैलियाँ भी ये पशु खा जाते हैं। क्या जाते हैं, पॉलीथीन की थैलियों को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो जंतु हैं ये पॉलीथीन है उनके खाने के उपयोग के लिए, लेकिन खा जाते हैं तो उनके आमाशय में एक अस्तर का निर्माण करते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इनका प्रयोग या इनका उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। कैसा, ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए और हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और इसके लिए एक नियम दिया है, इनके उपयोग को कम करने के लिए 4 नियम थे। पहले 4 थे, वर्तमान में 5 नियम आ गए हैं। रीयूज उपयोग कम करना, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, रिड्यूस और रिफ्यूज, ये हैं 4। अब वर्तमान में कितने आ गए, 5R सिद्धांत। पहले 3R सिद्धांत थे, फिर 4R सिद्धांत आ गया, वर्तमान में अब 5R सिद्धांत आ गया। इनका उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना और उपयोग नहीं करना। जो 5वां R जुड़ गया, उपयोग नहीं करना। इस प्रकार हमें इन
5 सिद्धांतों को अपनाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण है ये शुद्ध रहेगा, क्योंकि पॉलीथीन या प्लास्टिक अपघटित होने में बहुत अधिक समय ले लेता है। तो अपने आज के जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। अब बचे हुए शेष क्वेश्चन हम कल अगली क्लास में कराएंगे। तब तक धन्यवाद।